हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अमृता और आज मैं लेके आई हूँ एक साई-फाई मूवी। जी हाँ, वन ऑफ अंडररेटेड मूवी में से एक है स्क्रीमर, जो 1995 में रिलीज हुई थी और काफी वक्त से कुछ सब्सक्राइबर इस मूवी की मांग कर रहे थे। ये फ्यूचर वक्त में कहानी होती है, साल है 2078। उस वक्त में NEB कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी की मोनोपोली है और उन्होंने अपने सोलर सिस्टम में कई दूसरे प्लैनेट पे कॉलोनी बसाई हुई है और अर्थ के लोग कई सारे ऐसे कॉलोनीज में बसे हुए हैं और इनमें से ही वन ऑफ मेन प्लैनेट रहता है सीरियस 6B। अब दूसरे प्लैनेट पे कॉलोनी बनाने का पर्पस यही रहता है कि हमारे इंसानों के एनर्जी कंजम्पशन के लिए न्यू मटेरियल बेरेनियम की माइनिंग करना, जो कि सीरियस 6B इस प्लैनेट पे काफी ज्यादा अवेलेबल है और कई सारे लोग उस प्लैनेट पे बसे हुए हैं और जैसा ही प्लैनेट है वो। लेकिन NEB कॉर्पोरेशन अपनी जो माइनिंग रहती है वो पैसे बचाने के लिए काफी केयरलेसली कर रही थी। इसी के कारण बेरेनियम एक रेडियो एक्टिव मटेरियल था, वो पूरे एनवायरनमेंट में उसका असर दिखने लगता है। धीरे धीरे ये पूरा प्लैनेट जो एक अच्छा था एक डेजर्ट बन जाता है, पूरी तरीके से बंजर। इसीलिए NEB कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट कुछ साइंटिस्ट एंड लोग खड़े हो जाते हैं और दो ग्रुप बट जाते हैं। एक था NEB कॉर्पोरेशन और दूसरा ग्रुप था वो साइंटिस्ट एंड लोगों का ग्रुप, जिसको अलायंस कहते थे। अब यहाँ पे लड़ाई इतनी ज्यादा मात्रा में बढ़ गई कि दोनों भी टीम ने एक दूसरे के ऊपर न्यूक कर दिया और जो भी बचा कुचा प्लैनेट था उस बेचारे प्लैनेट को पूरी तरीके से खराब कर दिया। न्यूक के कारण कई सारे लोग जो बसे हुए थे वो मारे गए। अब ये वॉर जो है वो सीरियस 6B इस प्लैनेट पे हो रहा था और इसके कारण अर्थ पे भी छोटे मोटे वॉर होने लग गए NEB के अगेंस्ट। सीरियस 6B प्लैनेट पे कई सालों तक वॉर चलता रहा, लेकिन बाद में ये वॉर बंद हो गया क्योंकि जितने भी बचे कुछ लोग थे वो बेचारे अपने अपने बंकरों में जाके रहने लग गए क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट ही इतना अच्छा नहीं रहा। इसी वॉर के दौरान अलायंस जो साइंटिस्ट का ग्रुप था उन्होंने काफी अजीब AI बनाया और हैरानी की बात ये थी कि ये AI सेल्फ रेप्लिकेंट मशीन थी। जी हाँ, ये खुद को मल्टीप्लाई कर सकता था। आई नो सुनने के लिए काफी अजीब लग रहा है, इसका लॉजिक है जो कि मेन प्लॉट में हमें पता लगता है। इस AI को स्क्रीमर कहते थे और वो जमीन के नीचे रहता था और हाई पिच नॉइस निकालता था और इंसानों के हार्ट बीट को डिटेक्ट करके अटैक करता था। तो अलायंस के सोल्जर ने इसके साथ साथ एक रिस्ट का टैब निकाला, एक बैंड निकाला जो वो पहनते थे, जिसके कारण उनकी हार्ट बीट जो है वो ट्रैक नहीं हो पाती थी और वो बच जाते थे। पूरे प्लैनेट पे ये स्क्रीमर जमीन के नीचे फैले हुए थे जो कि खुद अलायंस ने ही भेजे हुए थे। अब ये था दोस्तों भूतकाल। ओके, अब आते हैं प्रेजेंट पे, जहाँ पे सीरियस 6B इस प्लैनेट पे लिटरली गिने चुने लोग बचे हुए हैं दोनों पार्टीज में से और अपने अपने बंकरों में रह रहे बेचारे। हम अलायंस टीम को देखते हैं जहाँ पे बेचारे सोल्जर्स काफी एग्जॉस्ट हुए हैं, कुछ फूड का सप्लाई नहीं है, ठीक से उनके पास आर्मरी आ नहीं रही है। उसी दरम्यान NEB के एक सोल्जर को हम देखते हैं जो चुपके से यहाँ इनके बंकर के पास आ रहा था स्क्रीमर से बचते हुए। वो एक मैसेज कैरी कर रहा था, लेकिन जैसे ही बंकर को अप्रोच करता है स्क्रीमर उसे अप्रोच करते हैं और लिटरली मार डालते हैं। इतना ही नहीं, उसके शरीर के पार्ट्स भी वो जमीन के नीचे लेके जाते हैं। अलायंस टीम के कमांडिंग ऑफिसर थे जो और चक। इन दोनों को NEB के जो कमांडिंग ऑफिसर थे रिचर्ड कूपर, उन्होंने एक शांति का प्रस्ताव भेजा था और उसी से रिगार्डिंग वो मैसेज था। अब सिंस इस प्लैनेट पे ज्यादा लोग ही बचे नहीं है तो उन्होंने सोचा कि हम दोनों ही टीम में सुलह कर लेते हैं। ये देखने के बाद ये दोनों भी एक पॉइंट के लिए खुश हो जाते हैं, यानी इस प्लैनेट पे अगर वॉर हो नहीं रहा है तो ये लोग वापस अर्थ पे जा सकते हैं। ये लोग उसी वक्त में इनके जो सीनियर रहते हैं अर्थ पे मिस्टर ग्रीन, उनको वर्चुअल रियलिटी के थ्रू उनका ये प्रस्ताव बताते हैं। तो मिस्टर ग्रीन कहते हैं कि दरअसल अर्थ पे भी सीज फायरिंग का ऐलान कर दिया गया है, यानी कुछ वक्त के लिए ये वॉर खत्म किया जाएगा क्योंकि NEB को एक नया प्लैनेट मिला है ट्रिटोम 4, जहाँ पे बेरेनियम मटेरियल मिला है और उसके रेडियो एक्टिविटी के भी कोई साइन नहीं है, यानी उसकी माइनिंग कर सकते हैं और लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब अगर प्रॉब्लम ही नहीं है तो वॉर करने का मतलब ही नहीं बचा और उसके बाद कॉल कट हो जाता है। लेकिन दोस्तों उसी दरम्यान एक एयरशिप इनके बेस कैंप पे क्रैश करता है जिसमें टोटल 48 लोग थे और उनमें से सिर्फ एक जेफरसन नाम का इंसान ही बच जाता है। इस एयरशिप में न्यूक्लियर रिएक्टर कैरी हो रहा था। ये देख के जो और चक चौंक जाते हैं और बाद में जेफरसन से पूछताछ करते हैं कि अगर ट्रूस हो गया है तो तुम्हारी टीम इतना बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर लेके कहाँ जा रही थी। ये सुनने के बाद जेफरसन थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है एंड कहता है कि व्हाट ट्रूस, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, वॉर अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। इनफैक्ट अभी ट्रिटोम 4 नाम का जो प्लैनेट है ना वो वॉर जोन बन चुका है और वहाँ पे काफी ज्यादा दोनों के बीच में वॉर चल रहा है और ये न्यूक्लियर रिएक्टर दरअसल वेपन मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होने वाला था। ये एयरशिप भी ट्रिटोम 4 की दिशा में ही जा रहा था। इतना ही नहीं, कमांडर ग्रीन 2 साल पहले गुजर गए हैं, यानी अब यहाँ पे जॉर्ज चक को पता चल जाता है कि जिनके साथ इन्होंने सुबह सुबह बात की
थी वो दरअसल अलायंस का ही एक नाटक था। यहाँ पे इस प्लैनेट को बंजर बनाने के बाद एनएबी एक नया प्लैनेट ढूंढ रही थी जहाँ पे वे लोग माइनिंग कर सकते हैं। उनको मिलता है ट्रिटोम 4 जहाँ पे ये लोग माइनिंग शुरू करते हैं और उसी दरमियान अलायंस ग्रुप का जो मेन हेडक्वार्टर अर्थ पे था उनको पता चल जाता है एनएबी के लोग अभी दूसरे प्लैनेट पे चले गए हैं। तो उनकी जो लड़ाई सीरियस 6B पे चल रही थी उसे रोक के वे सारे लोग ट्रिटम इस प्लैनेट पे चले जाते हैं एनएबी को रोकने के लिए। लेकिन सीरियस 6B जो प्लैनेट है वहाँ के आर्मी की जो बेस है उसे लिटरली अबैंडन कर देते हैं। वहाँ के लोगों को कोई सच्चाई बताते नहीं है ताकि वे लोग उधर के उधर ही रहे और उनका वापस आने का कॉस्ट बच सके। अब वहाँ पे अर्थ पे जो उनके बेचारे सोल्जर्स की फैमिली है उनके साथ भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ब्लॉक कर दिया गया था ताकि उनको सच्चाई पता ना चले और उनकी फैमिली को यही बताया गया कि अभी भी सीरियस 6B प्लैनेट पे लड़ाई चल रही है और तुम्हारे फैमिली के मेंबर्स वहाँ पे लड़ रहे हैं, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी सच्चाई पता चली ना तो अलायंस ग्रुप के खिलाफ ही बगावत कर देंगे। यानी यहाँ पे सबसे बड़ा विलन तो मुझे अलायंस ग्रुप ही लगा जो कि एक अच्छी चीज के लिए लड़ रहा था, वही अपने लोगों को सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, जो भड़क उठता है। काफी सोचने के बाद वो कहता है कि मैं अपने लोगों को यहाँ पे ऐसे छोड़ नहीं सकता, हमें कैसे भी वापस अर्थ पे जाने का तरीका ढूंढना होगा। इसीलिए फिर वो एनएबी का प्रस्ताव एक्सेप्ट करता है और उनकी मदद लेके यहाँ से निकलने का सोचता है और वो एनएबी का जो मेन हेडक्वार्टर था यहाँ का वहाँ पे जाने के लिए निकलता है, लेकिन अपने साथ जेफरसन को लेता है। लेकिन दोस्तों इस प्लैनेट पे दोनों टीम के वॉर से भी ज्यादा खतरनाक चीज थी, वो थी स्क्रीमर। जी हाँ, स्क्रीमर जो है वो एक एआई था, वो सेल्फ रेप्लिकेंट और सेल्फ अवेयर थी, यानी आसपास की जो सराउंडिंग है क्या हो रहा है इसके बारे में उस एआई को पता था। वो एआई अंडरग्राउंड एरिया में खुद को इतना ज्यादा डेवलप कर रहा था कि अभी इन दोनों टीम के ऊपर वो भारी पड़ रहा था। थोड़ी दूर पे ये लोग जाते हैं और हम देखते हैं कि पूरा प्लैनेट आइसी, स्नोई और हर तरफ से तूफान आ रहा है। ये जो पूरा मूवी का एनवायरनमेंट दिखाया ना दोस्तों, ये द थिंग इस मूवी से काफी मैच करता है। द थिंग जो कि 1980 में मूवी रिलीज हुई थी, काफी मस्त मूवी है जहाँ पे नॉर्थ पोल पे एक साइंटिस्ट की टीम रहती है और उनको एक जमीन के नीचे एलियन दिखता है। अब उस एलियन को वो लोग निकालते हैं, लेकिन वो एलियन ऐसा था कि इतने सालों के बावजूद वो जिंदा था और बाद में इनके टीम के ऊपर भारी पड़ता है खुद को म्यूटेट करके। अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन सुनने में इंटरेस्टेड हो तो मैंने उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, जरूर देखिए। लेकिन वो वीडियो थोड़ी पुरानी है जब मेरे पास एक अच्छा माइक्रोफोन नहीं था, इसीलिए उसकी आवाज कुछ अच्छी क्वालिटी की नहीं है। ओके, सो बैक टू स्टोरी। यहाँ पे दोनों भी जब जा रहे थे तब अचानक से उन्हें एक 10 साल का लड़का दिखता है जो अपने टेडी के साथ वहाँ पे छुपा हुआ था, जो उसे देख के काफी सरप्राइज हो जाता है क्योंकि कोई भी सिविलियंस यहाँ पे मौजूद नहीं थे, वो सारे मारे गए थे। इसीलिए फिर जो और जेफरसन उस बच्चे को लेके जाते हैं। अब रात में एक जगह पे ये तीनों भी सहारा लेते हैं जहाँ पे जेफरसन अपने मस्त फ्यूचरिस्टिक गॉगल पहन के लड़कियों की कुछ अडल्ट फिल्म देख रहा था। गॉगल मस्त मल्टीपर्पज था जहाँ पे उसको हेडफोन भी लगे हुए थे और उसी वक्त अचानक से एक स्क्रीमर आता है और जेफरसन पे अटैक करने ही वाला था, जो वो स्क्रीमर को मारता है, जो काफी चौंक जाता है कि उसका बेल्ट ऑन होने के बावजूद इसने जो को कैसे डिटेक्ट किया। इसीलिए वो स्क्रीमर को देखने जाता है और उसकी मशीन्स में उसे एक चिप मिलती है जो काफी अलग थी। वो उस चिप को निकालता है और काफी बारीकी से उसे देखने लगता है और उसे रियलाइज होता है कि ये शायद अलायंस की वो चिप नहीं है जो वो हमेशा यूज करते थे, ये मॉडिफाई की गई है, काफी एडवांस है। और उसके बाद वो जेफरसन के ऊपर काफी भड़क जाता है उसके लापरवाही के लिए। अब दोस्तों आपको वो दिन याद है जब आप टांगे फैला के हेडफोन पहन के मस्त अपने रूम में बैठे हुए थे और बाहर आपके पापा आपको 4 से 5 बार आवाज लगा रहे थे, आपने उनकी आवाज सुनी नहीं, इसलिए पापा उठ के आते हैं आपके रूम में और आपके कानों में से हेडफोन निकाल के जो तोड़ मरोड़ देते हैं, कुचल देते हैं पैरों के तले। याद आया वो दिन? जी हाँ, कुछ ऐसा ही सीन यहाँ पे होता है। और जो गुस्से में जेफरसन के जो फ्यूचरिस्टिक ग्लासेस रहते हैं कि अपने पैरों तले उन गॉगल्स को कुचल देता है। यार था वो बहुत महंगे गॉगल थे, ऐसे दूसरों की चीज तोड़नी नहीं चाहिए। ये तीनों भी फिर एनएबी के बेस कैंप के यहाँ पे जाने के लिए निकलते हैं। वहाँ पे पहुंचने के बाद हम देखते हैं 2 सोल्जर्स उनको दूर से ही स्कैन करते हैं और ये 2 सोल्जर सीधा डेविड के ऊपर ही हमला करते। ये देख के जेफरसन और जो शॉक हो जाता है और बच्चे को बचाने जाते हैं, लेकिन वो नजारा देखने के बाद तो दोनों भी चौंक जाते हैं और पता चलता है कि ये बच्चा नहीं था, ये एआई था। जी हाँ, एक जीता जागता एआई था जो इनको बेवकूफ बना रहा है। ये स्क्रीमर इतने ज्यादा एडवांस हो गए हैं पिछले 15-20 सालों में कि अभी वो इंसानों का भी रूप लेने लग गए। उसका भी वो चिप निकालता है और फिर एनएबी के बेस कैंप में जाता है। कमांडिंग ऑफिसर जेसिका से मिलता है, उसके साथ उसके 2 सोल्जर बेकर और रॉस, ऐसे 3 ही लोग बचे हुए थे। और जेसिका उसे समझाती है कि कुछ 1-2 दिन पहले ऐसे एक बच्चे को लेके उनका एक ऑफिसर आया था और सीधा नीचे कमांडिंग सेंटर
सेंटर में चला गया था। उस सोल्जर को लगा था कि वो सिविलियन है, बच्चा है, लेकिन वहाँ जाने के बाद उस एआई ने वहाँ के सारे लोगों को मार डाला। अब सिर्फ 3 ही लोग बचे हुए हैं। आगे वो बताती है कि डेविड ये टाइप 3 स्क्रीमर था जो इंसानों की तरह दिखता है, लेकिन यहाँ पे जो रिचर्ड को मिलने आया था जिसने वो मैसेज दिया था शांति का प्रस्ताव, तो जेसिका कहती है कि लास्ट टाइम वो कमांडिंग सेंटर में ही था जहाँ पे डेविड के एआई ने सबको मार डाला था, तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगी नीचे जाना। लेकिन फिर भी जो को जाना था इसके लिए ये सारे के सारे लोग लिफ्ट से कमांडिंग सेंटर में जाते हैं। वहाँ पे उनका जो मेन फ्रेम कंप्यूटर रहता है उसे स्टार्ट करता है, लेकिन वहाँ पे भी एक स्क्रीमर आ जाता है और इनके ऊपर हमला होने लगते हैं। इसीलिए डेविड इन सबको जाने के लिए कहता है और खुद वो डेटा चेक करने के लिए बैठता है। उसके पास 2 चिप थे, तो उन दोनों चिप को वो स्कैन करता है और उसे एक अजीब बात पता लगती है। जिस स्क्रीमर ने उसके ऊपर हमला किया था रात में वो टाइप 1 स्क्रीमर था और डेविड जो है वो टाइप 3 स्क्रीमर है, यानी इसके बीच में टाइप 2 भी होगा। उसकी डिटेल उसे नहीं मिल पाती और तभी डेविड के रूप में कई सारे एआई स्क्रीमर इसके ऊपर हमला करने के लिए आते हैं। इतना ही नहीं, जो अलायंस का वो टैप लोग जो बेल्ट पहनते थे उस बेल्ट से भी वो इम्यून हुए हैं और फिर उसके बाद उनके शरीर के टुकड़े वो अपने बेस में लेके जाते हैं, जो फिर वहाँ से भाग जाता है और कैसे तैसे बाकी लोगों से ऊपर मिलता है। ऊपर आने पर रॉस काफी घबराया हुआ था और वो गिने चुने शब्द ही बोल रहा था, उसके आगे उसकी गाड़ी बढ़ ही नहीं रही थी। ये देख के बेकर कहता है कि टाइप 2 का जो स्क्रीमर है ना वो बार बार अपने शब्द रिपीट करता है क्योंकि उसके पास वोकैबुलरी नहीं है, उसे बाकी के शब्द पता नहीं है, यानी रॉस भी स्क्रीमर हो सकता है। काफी बेरहमी से सीधा वो रॉस को मार डालता है। इसलिए इन दोनों में लड़ाई चलने लगती है कि शायद तुम स्क्रीमर हो, लेकिन जो इनकी लड़ाई रोकता है और वो प्लान बनाता है कि सीधा अब अपने बेस कैंप में चले जाएंगे अलायंस के। ये सब लोग फिर निकलते हैं और कैसे तैसे छोटे स्क्रीमर से बचते हुए ये अलायंस के बेस कैंप तक पहुंच जाते हैं और जो अपने दोस्त चक को कांटेक्ट करता है उसे जो मेन बंकर का डोर है वो ओपन करने के लिए कहता है, लेकिन चक बार बार एक ही मैसेज रिपीट कर रहा था कि तुम नजदीक आओ। वहाँ पे पहुंचने के बाद जो को शक आने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है और तभी अलायंस टीम का जो बंकर था वो ओपन होता है दोस्तों। वहाँ से कई सारे डेविड आ जाते हैं, डेविड के एआई, और इन लोगों के ऊपर हमला करने लगते हैं। यानी यहाँ पे डेविड ने अलायंस ग्रुप के बंकर में भी हमला किया था और सारे लोगों को मार डाला था। जो उसके पास एक माइक्रो न्यूक्लियर मिसाइल रहती है वो सीधा लॉन्च करता है अपने बंकर पे और सारे स्क्रीमर्स को वहाँ पे मार डालता है। अब इसी हमले में दोस्तों जो बेकर रहता है वो काफी जख्मी होता है, इसीलिए बेचारा जेफरसन उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ पता लगता है कि वो दरअसल एक नाटक था। बेकर खुद टाइप 2 स्क्रीमर एआई है जो कि जेफरसन को सीधा मार डालता है। ये देखने के बाद जो अपने गन से उसे मार डालता है और उसके शरीर के 2 टुकड़े कर देता है। अब यहाँ पे 2 ही लोग बचे थे, जेसिका और वो खुद, जो काफी कंफ्यूज था कि ये बंदे भी इंसान है या नहीं। इसीलिए वो सीधा अपना चाकू लेके जेसिका के हाथ पे घाव करता है, उसके हाथ से खून आने लगता है। ये देख के उसे पता चल जाता है कि वो इंसान है। फिर वो उसे अपना प्लान बताता है कि दरअसल अलायंस के पास एक इमरजेंसी एस्केप शटल है और वे लोग उस लॉन्चिंग साइट पे जाने का प्लान करते हैं ताकि वापस अर्थ पे जा सके। ये लोग वहाँ कैसे तैसे पहुंच जाते हैं और दोस्तों वहाँ पे एक और हैरानी की बात इनके सामने आती है। जो बेकर था दरअसल वो मरा नहीं था, जो कि दूसरे कमांडिंग ऑफिसर चक का फेस ले लेता है, खुद को रिपेयर करता है और इन दोनों के ऊपर हमला करता है। उसके आंखों के नीचे भी वैसा ही टैटू था जैसे बेकर के आंख पे था। यहाँ पे इन दोनों की काफी लड़ाई हो जाती है, लेकिन फाइनली बेकर को शटर के प्लाज्मा रेजर के ग्रिड में डाल के डिस्ट्रॉय किया जाता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि ये जो शटल थी उसमें सिर्फ एक ही इंसान रह सकता था, इसीलिए यहाँ पे जो एज यूजुअल लड़की के चक्कर में आता है और जेसिका को जाने के लिए कहता है, मतलब इतना लड़ाई तुम करो और जेसिका को भेजो। अब ठीक है, जेसिका को ये भेजता है, लेकिन तभी वहाँ पे जेसिका की डुप्लीकेट आती है और दोस्तों वहाँ पे रियलाइज होता है कि दरअसल असली जेसिका जो है वो मारी गई है और ये दोनों भी लिटरली स्क्रीमर्स है। जी हाँ, ये दोनों भी रोबोट्स है, मशीन है, यानी ये एआई ब्लीड भी कर सकता है, उस पे इमोशंस भी आ सकते हैं। और जो दूसरी एआई रहती है वो जो के ऊपर हमला करती है और तभी पहली वाली जेसिका बीच में आके जो को बचाती है। उसके बाद नई जेसिका और जो के बीच में काफी फाइटिंग सीन होते हैं, लेकिन शटल जैसे ही इग्नाइट होने लगता है उसके आग में, उसके इग्निशन में डुप्लीकेट जेसिका मारी जाती है और फिर पहले जेसिका के पास ये आता है और वो बताती है कि वो भी एआई है और अपने प्यार की फीलिंग जो के लिए जाहिर करती है और उसके बाद वो गुजर जाती है। अब ये सब होने के बाद जो चुपचाप अपना शटल लेता है और प्लैनेट अर्थ की तरफ रवाना हो जाता है। लेकिन आखिरी में दोस्तों डेविड का टेडी बेयर यहाँ पे दिखता है, जो पहला वाला डेविड कैरी कर रहा था, और वो हिलने लगता है, यानी वो भी एआई है और अभी शायद अर्थ पे प्रॉब्लम होने वाला है। ओके, सो अब बात करते हैं कि मतलब ऐसे कैसे एआई डेवलप कैसे हुआ। सो दोस्तों फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे अलायंस
अलायंस के ग्रुप ने स्क्रीमर्स भेजे हुए थे वो एक नॉर्मल स्क्रीमर्स थे जो कि इस बंजर जमीन पे चलते थे और लोगों के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन अलायंस ग्रुप उसके बाद कई सारे AI भेजता है अपडेटेड वर्जन्स के जो सेल्फ रेप्लिकेंट भी होते हैं। इसीलिए इस वॉर जोन पे जो भी मटेरियल मिलता था उनसे वो खुद को रेप्लिकेट करते थे। ये बात हमें तब पता चलती है जब जो अलायंस के बेस कैंप में जो उसका केबिन था वहाँ पे अलग अलग स्क्रीमर्स के चिप टेस्ट कर रहा था कि आखिरकार एक चिप दूसरे चिप से अलग क्यों है। यानी समवॉट यहाँ पे अलायंस के ग्रुप जो था अर्थ पे उन्हीं लोगों ने एक ऐसे AI भेजे थे जो खुद को डेवलप कर सकते हैं, खुद को इवॉल्व कर सकते हैं। आखिरी तक इतने सालों में वो खुद को इतना डेवलप करते हैं कि वो एक इंसानों की तरह यानी डेविड की तरह भी दिखने लगते हैं। अब डेविड तक तो दोस्तों बात ठीक थी, लेकिन आखिरी में पता चलता है कि जेसिका जो ब्लीड कर रही है वो भी एक तरीके की AI थी। कि यहाँ पे अलायंस ग्रुप के लोगों ने ही कुछ ना कुछ गलत काम किया है। यानी जैसे ही वो इस प्लैनेट के सोल्जर्स को अबैंडन कर देते हैं कि कुछ लेना देना नहीं है, वो एक ऐसे AI को भेजते हैं जो खुद को रेप्लिकेट कर सकता है और डेवलप करता है और इवॉल्व हो सकता है ताकि वो यहाँ के सारे लोगों को एक एक करके मार डाले। जी हाँ, इसीलिए कुछ ऐसे खतरनाक AI उन लोगों ने भेजे होंगे। काफी ज्यादा एडवांस थी और बाकी स्क्रीमर्स को लेके वो एक इंसानी फॉर्म भी बना सकती थी। लेकिन मूवी में AI कैसे डेवलप्ड हुए या उन्होंने कैसे खुद को इंसानी फॉर्म दिया, कैसे खुद को रेप्लिकेट करते गए, ये सच्चाई बताई नहीं है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो व्यूअर्स है उनको भी लगा कि भाई AI तो ठीक है लेकिन तुम टेडी बेयर को AI बना रहे हो, तुम के बाद तुम एक औरत को AI बना रहे हो जिसके अंदर खून भी है। यानी कहीं ना कहीं लोगों को ये स्टोरी हजम नहीं हुई, इसीलिए बॉक्स ऑफिस पे मूवी को मिक्स रिव्यू आए थे। और इतना ही नहीं, लोगों को उस टाइम के लिए ये कहानी अच्छी भी लगी थी। लेकिन अगर आज बात करें तो यहाँ मशीन ने खुद को कैसे डेवलप किया ये सारी चीजें भी बताना जरूरी था। इस मूवी को डायरेक्ट किया था क्रिस्टियन डगेन ने। मूवी के मेन कलाकार है पीटर वॉकर, रॉय डुपिन्स, जेनिफर रूबिन और एक साईफाई हॉरर की कैटेगरी में मूवी आती है जिसको IMDb पे 6.4 की रेटिंग है। आपको ये मूवी के बारे में क्या लगता है, कंसीडरिंग ये ऑलमोस्ट 30 साल पहले रिलीज हुई थी? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आपको लगता है कि स्टोरी और इम्प्रूव होनी चाहिए थी। और मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।